सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में तो उससे पहले समझते हैं शासन प्रणाली। शासन प्रणाली होता क्या है? पहले के जमाने में जो शासन प्रणाली थी वह राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। आज के समय में जो शासन प्रणाली है वह लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, लोकतंत्रात्मक करने का मतलब हुआ यानी कि जनता के द्वारा चुना गया सदस्य शासन प्रशासन करेगा। अब पहले का जो शासन प्रणाली थी वह राजतंत्रात्मक में होता क्या था? एक राजा दूसरे राजा को पराजित करके, छीन कर, कब्जा करके उस जगह का शासन प्रशासन किया करता था। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध होता है तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश का नींव डालता और अपना शासन प्रशासन करने लगता है। उसी तरह 1540 ईस्वी में कनौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके सूर्यवंश का नींव डाला था, फिर अपना शासन प्रशासन करने लगा था। तो ऐसा रहा राजतंत्रात्मक है, और आज के समय जो है और लोकतंत्रात्मक में वो जनता द्वारा चुना जाता है। तो शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था समझते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था क्या था? शेरशाह सूरी एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था में विश्वास रखता था। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां अपने भीतर ही समाहित कर ली थी। कोई भी निर्णय लेना होता था शेरशाह सूरी के द्वारा ही लिया जाता था। शेरशाह सूरी के द्वारा ही लिया जाता था। देखते हैं इन्होंने अपने काम के लिए यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कुछ विभाग का बंटवारा किए थे, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है और देखने को भी मिलता है। बीपीएससी के एग्जाम हो गया, आपका रेलवे हो गया और एसएससी के एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कौन कौन थे, कौन से विभाग बांटे थे और किस विभाग को क्या मिला था। तो शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था, इन्होंने अपना विभाग का बंटवारा किया था। इन्होंने अपना विभाग का बंटवारा किया था दीवाने वजारत, ध्यान दीजिएगा, दीवाने वजारत। फिर दूसरा देखिएगा दीवाने रसालत, ये अपना विभाग का बंटवारा किए होते, ध्यान देते रहिएगा। तीसरा दीवाने आरिज, और चौथा देखिएगा दीवाने इंसा। नेक्स्ट देखिएगा दीवाने बरीद। फिर आगे देखिएगा दीवाने काजी। ये अपने विभाग का बंटवारा किए थे। एग्जाम में पूछा जाता है शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें से रहता है एक दो क्वेश्चन रहता है, वो एग्जाम में आता रहता है। तो देखते हैं कौन से विभाग का कौन सा काम था। दीवाने वजारत, इसका काम था लगान और राजस्व को उछलना। राजस्व को उछलना इसका कार्य था। तो ये एग्जाम में भी पूछा था दीवाने वजारत का क्या कार्य था? तो लगान और राजस्व को उछलना, लगान हुआ राजस्व को उछलना। और दीवाने जो रसालत था, ये विदेशी मामले को देखा करता था, और दीवाने जो आरिस था, सैन्य संगठन था। और दीवाने जो इंसा था, यह राजपत्र या सुल्तान द्वारा लिखवाया गया पत्र, जिसे भेजा था। दीवाने बड़ी था, यह गुप्तचर विभाग था। और जो दीवाने काजी था, यह न्याय और जो न्यायाधीश का देखभाल करता था। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है, पूछा जाता है शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था कौन कौन से। तो दीवाने जो वजारत रहता है, दीवाने वजारत ये लगान राजस्व उछलता था। और दीवाने जो रसालत था, ये विदेशी मामले को देखभाल करता था। और जो दीवाने आरिस था वह सैन्य संगठन था। और दीवाने इंसा ये राजपत्र सुल्तान द्वारा लिखवाया गया पत्र का देखभाल करता था। और जो दीवाने बरी था, ये गुप्तचर, जो वर्तमान समय में जो CBI और IB
ये सब होता है। उसी तरह इसका भी एक विभाग था दीवानी बड़ी, जो गुप्तचर विभाग था, और दीवानी जो काजी था, इसका न्याय न्यायाधीश था। ऐसे सभी निर्णय, इसमें का सभी निर्णय शेरशाह सूरी के द्वारा ही लिया जाता था, क्योंकि वह जो भी निर्णय लेना होता था वो खुद से ही लेता था। कोई भी कार्य करना होता तो खुद से करता था और खुद से ही निर्णय लिया करता था। और इसका साम्राज्य का बंटवारा भी किया था, जो समझते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझते हैं इसका साम्राज्य का बंटवारा। तो इसका साम्राज्य का बंटवारा, इसका साम्राज्य का बंटवारा देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आता ही रहता है, जो राज्य स्तरीय पर था। इसका साम्राज्य बंटवारा था प्रांत, या सूबा भी बोला जाता है इसे, या इक्ता भी बोला जाता है, इक्ता भी बोला जाता है। फिर इसने सरकार में बांटा था, सरकार में। फिर इसके नीचे, या सरकार के नीचे इसने परगना में बांटा था, परगना में। इसके नीचे यह गांव में बांटा था, गांव में बांटा था। साम्राज्य, यह शेरशाह सूरी का साम्राज्य था। और उसके बाद ये प्रांत को सूबा भी बोला जाता है और इक्ता भी बोला जाता है, सूबा भी बोला जाता है और इक्ता भी बोला जाता है। सरकार, जो वर्तमान समय का जो जिला होता है, वर्तमान समय जो जिला, उसको सरकार के नाम से जाना था, जिला को। और परगना जो ब्लॉक होता है। और गांव तो अभी होता ही है, गांव में सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई होता है गांव, सबसे छोटी इकाई। तो शेरशाह सूरी की ये प्रशासनिक व्यवस्था में था, प्रशासनिक व्यवस्था में। और शेरशाह सूरी के बारे में समझते हैं। शेरशाह सूरी 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया था। पाटलिपुत्र को एग्जाम में देखने में मिलता है। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से कौन सा स्थापित किया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा ही 1541 ईस्वी में, 1541 ईस्वी में। और शेरशाह सूरी ने ही 180 ग्रेन चांदी का सिक्का को, 180 ग्रेन चांदी का सिक्का को रुपया के नाम से चलाया। वर्तमान समय में जो 100 पैसा का 1 रुपया होता है, तो ये 180 ग्रेन चांदी का सिक्का को रुपया के नाम से चलाया। और 380 ग्रेन तांबा के सिक्का को दाम के नाम से चलाया। तो ये एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन, इसको मिटा देता हूं। जो चांदी का सिक्का 180 ग्रेन चांदी के सिक्का को रुपया के नाम से ले, रुपया। और तांबा के सिक्का, तांबा 380 ग्रेन तांबा का सिक्का को दाम के नाम से चलाया, जो एग्जाम में भी देखने को मिलता है। शेरशाह सूरी कबूलियत प्रथा, कबूलियत प्रथा शुरुआत की थी। जो राजस्व का 1/3 भाग वसूला करता था, जो 1/3 भाग वसूला करता था। तो कबूलियत प्रथा के 1/3 कबूलियत प्रथा की शुरुआत की थी, राजस्व का 1/3 भाग वसूला करता था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कोलकाता से अमृतसर से कोलकाता के बीच जोड़ता है, वह जीटी रोड ही बनवाया था। जीटी रोड, जो इसका व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, यानी कि व्यापारिक सहायता के लिए आने जाने के लिए बनवाया था। जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, जो अमृतसर से कोलकाता जोड़ती है। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया था। शेरशाह सूरी। तो ये चांदी का सिक्का 180 ग्रेन चांदी के सिक्का को रुपया के नाम से चलाया। और 380 ग्रेन तांबे के सिक्का को दाम के नाम से चलाया। और कबूलियत प्रथा शुरुआत की, जिन्हें राजस्व का 1/3 भाग वसूला करता था। जैसे मैं बताऊं, जीएसटी अभी 18% और 28% वसूला जाता है सरकार के द्वारा। 18% और 28% किसी 5% भी है। जो सस्ती चीज है उस पर 5%, और जो उसे थोड़ी महंगी है उस पर 18%, और जो सबसे महंगी है जैसे कार हो गया उस पर 28%। उसी तरह यह कबूलियत प्रथा के राजस्व का 1/3 भाग वसूला करता था शेरशाह सूरी के द्वारा। और जीटी रोड का भी निर्माण
करवाया था, जो कोलकाता से अमृतसर जोड़ती है। तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। शेष सूर्य के, अब देखते हैं इसके शेष सूर्य के बाद कौन से इसका उत्तराधिकारी बना था। तो शेष सूर्य के बाद इसका उत्तराधिकारी इसके छोटे पुत्र जलाल खां बने थे। जलाल खां ही इस्लाम शाह के नाम से शासक बने थे। जो इस्लाम शाह इस्लाम शाह, इसका जलाल खां नाम था, जलाल छोटा पुत्र था जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से। जो शेष सूर्य की मृत्यु 1545 में हो जाती है। तो ये 1545 से लेकर अब 1553 तक शासन किए थे इस्लाम शाह के पश्चात अगला शासक ये फिरोज खां बनते हैं। शीघ्र ही फिरोज खां की हत्या मुबारिज खां ने कर देता है। फिरोज खां की हत्या मुबारिज खां कर देते हैं। मुबारिज खां ही इब्राहिम आदिल शाह के नाम से शासक बनते हैं। मुबारिज खां ही, ये जो मुबारिज खां होते हैं, मुबारिज खां ही इब्राहिम आदिल शाह के नाम से शासक बनते हैं। और इसी का मुबारिज इब्राहिम आदिल शाह का ही प्रधानमंत्री हेमचंद्र हुआ करता था। हेमचंद्र के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कुल 22 युद्ध लड़े, जिन्होंने कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। पर एक युद्ध, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, जो अकबर के साथ जो युद्ध होता है, उसमें ये हार जाते हैं। तो उसमें पढ़ेंगे हेमू के बारे में डिटेल से। उसमें जब अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। हेमू के बारे में शॉर्ट कर कुछ बातें हैं जो अभी बता देता हूं। मुबारिज खां जो इब्राहिम आदिल शाह के शासक बने, इब्राहिम आदिल शाह के नाम से शासक बनते। इसी का प्रधानमंत्री हेमू हुआ करता था। हेमू या हेमचंद्र कहते थे। हेमचंद्र कहते थे। यह हेमू या हेमचंद्र के बारे में सुनते हैं। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले 14 शासक थे, जिन्होंने, जो सबसे अंतिम एवं 14वां शासक हेमू या हेमचंद्र हुआ करता था। हेमू या हेमचंद्र मध्य प्रदेश का रेवाड़ी का रहने वाला था। यह जात के वैश्य थे। वैश्य करने का मतलब ये जात, वैश्य में ही ये जात के बनिया थे। ये जात के एग्जाम में पूछा जाता है। बनिया, वैश्य के अंतर्गत ये जात के बनिया थे। जात के बनिया जो नमक का कारोबार करता था। नमक या नून भी बोला जाता है। नून का कारोबार किया करते थे। नमक का कारोबार करते थे हेमू या हेमचंद्र। अब एग्जाम पूछा था ये कहां से थे, तो ये मध्य प्रदेश का रेवाड़ी से थे और नमक का कारोबार करते थे। तो इतना रहा ये हेमू या हेमचंद्र के बारे में। जब अकबर जहां पढ़ेंगे तो वहां पर जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, तो वहां पर इसके बारे में अच्छा से समझेंगे। और इसके बाद इब्राहिम आदिल शाह के बाद अगला शासक सिकंदर सूरी बनता है। सिकंदर सूरी को हिमायूं ने 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूरी को पराजित करके फिर से मुगल वंश का पुनर्स्थापित करता है। पुनर्स्थापित इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुगल वंश का स्थापना 1526 ईस्वी में हो गया था और पुनर्स्थापित किया था हिमायूं ने। तो एग्जाम में पूछा जाता है मुगल वंश का पुनर्स्थापित कौन किया था, तो ये हिमायूं ही किए थे पानीपत के सरहिंद के युद्ध में। सरहिंद के 1555 ईस्वी में जब सरहिंद का युद्ध होता है उसमें। तो ये रहा शेष सूरी के जो अंतिम शासक था सिकंदर सूरी ही था। सिकंदर सूरी जो सरहिंद के युद्ध में हार जाते हैं और फिर से मुगल वंश का पुनर्स्थापित होता है। तो ये रहा इसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में मैं जब बताया हूं। और इसके बाद जो शासक बने, इसके छोटे पुत्र शेष सूरी के छोटे पुत्र जलाल खां ही इस्लाम शाह के नाम से शासक बने। और इसके बाद फिरोज खां बने। फिरोज खां की हत्या मुबारिज खां ने कर दी। मुबारिज खां ही इब्राहिम आदिल शाह के नाम से शासक बने। और इसी का प्रधानमंत्री हेमू या हेमचंद्र हुआ करता था। हेमू या हेमचंद्र के बारे में कहा जाता है इन्होंने कुल 22 युद्ध लड़े। 22 युद्ध लड़े, जो कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा।
नहीं करना पड़ा और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है उसमें हार जाते हैं। और ये मध्य प्रदेश का यानी कि एमपी के मध्य प्रदेश का रेवाड़ी का रहने वाले थे और नमक का कारोबार किया करते थे। और इसके बाद बनते सिकंदर सूरी, जो हुमायूं ने 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में हराकर फिर से मुगल वंश का पुनर्स्थापित करता है।